स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिवाकर और वेलकम है आपका इजोटी साइंस में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 10th की फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर हम लाइट के दो फिनोमिना यहाँ पर डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू द पॉइंट बातें मैं यहाँ पर करूँगा, और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि केमिस्ट्री के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर वन शॉर्ट में मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आपके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बायो का पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो रखा है। वन शॉर्ट में हर एक चैप्टर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है सारे चैप्टर्स की 1 बाय 1, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हल्का सा जो आइडिया है वो लाइट के बारे में भी आपको होना चाहिए कि लाइट एक्चुअली में क्या होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो होगा ही, क्योंकि छोटी क्लासेस में, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा लाइट का थोड़ा बहुत जो बेसिक है वो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि लाइट जो है ना, लाइट एनर्जी का एक फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है? एनर्जी का एक फॉर्म होता है। आपने सुना होगा लाइट एनर्जी। तो लाइट किसका फॉर्म होता है? एनर्जी का फॉर्म होता है। यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, अब देखो फिजिक्स में एक टर्म आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर सजीव और निर्जीव से नहीं है। ऑब्जेक्ट, फिजिक्स इंसान को भी ऑब्जेक्ट मानता है, और एक टेबल को भी ऑब्जेक्ट मानता है, एक पेन को भी ऑब्जेक्ट मानता है। मतलब सजीव को भी ऑब्जेक्ट मानता है, निर्जीव को भी ऑब्जेक्ट मानता है। तो जब मैं ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करूँगा तब आप समझ जाइए कि मैं किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। इंसान भी अगर मिरर के सामने खड़ा होगा तो इमेज बनेगा। ठीक है, और अगर एक टेबल को भी आप मिरर के सामने रख दो तो उसकी भी इमेज बनेगा। दोनों इमेज बनेगी मिरर पर। तो इसीलिए यहाँ पर फिजिक्स ने ऑब्जेक्ट वर्ड को यूज किया है। तो कोई हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमको दिखते हैं। किसकी वजह से दिखते हैं? लाइट की वजह से दिखते हैं। अच्छा, अंधेरे में हमें कोई भी चीज़ नहीं दिखती है। अंधेरे में कोई भी चीज़ क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वहाँ पर कोई लाइट नहीं होती है। क्योंकि जब रिफ्लेक्शन की घटना नहीं होगी तब तक हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते बिना रिफ्लेक्शन के। तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, हमारे आँखों तक आती है, और हमें वो चीज़ दिखती है। मान लो यहाँ पर आपकी आईज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये लाइट का सोर्स है। तो यहाँ से लाइट आती है, लाइट रेज आती है और इस ऑब्जेक्ट पर फॉल करती है, स्ट्राइक करती है। जब ये लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है ना, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों पे आती है इस तरीके से, और आपको ये ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आपको ये ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट को देखने का साइंस। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए, और आई होप आपको पता भी होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते किसको हैं? द फिनोमिना ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट की रे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश्ड सरफेस पर टकराती है और टकरा करके वापस जहाँ से आती है वहीं चली जाती है। मान लीजिए इस तरीके से एक पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से लाइट आती है और यहीं वापस चली जाती है, मतलब एयर से आती है, एयर में ही चली जाती है। तो इस घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है ये? बाउंसिंग बैक है। किसका बाउंसिंग बैक हो रहा है यहाँ पर? लाइट का। तो लाइट का बाउंसिंग बैक कहाँ से? पॉलिश्ड सरफेस से। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझनी है। अब सीधा हम आगे बढ़ते हैं बिना कंफ्यूज किए। अब हम यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे समझ में नहीं आएंगे। रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, पहला लॉ ये है, दूसरा ये है। लेकिन इस थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए एक मिरर है। ठीक है, ये एक मिरर है, पॉलिश्ड सरफेस है, ये पीछे इसकी पॉलिश हो रखी है इस तरीके से। ठीक है,
ये, ताकि लाइट आसानी से रिफ्लेक्ट कर सके और रिफ्लेक्शन की घटना हो सके, ठीक है। तो ये एक मिरर है जी, ठीक है। अब लाइट की रे आ रही है किसी सोर्स ऑफ लाइट से, किसी प्रकाश के स्रोत से लाइट की, प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ पर आकर के टकरा रही है और यहाँ से टकरा करके ऐसे चली जाती है। अब देखिए क्या होता है, जो आने वाली लाइट रे होती है, जो आने वाली रे ऑफ लाइट होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पर यह इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, टकराती है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ये बहुत बेसिक लेवल की बातें हैं। तो आने वाली जो रे है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जब ये स्ट्राइक होकर के वापस जाएगी इस तरीके से, तो इस वापस जाने वाली जो रे है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो आने वाली रे इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे टकराती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जब ये वापस जाती है तो यही इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे बन जाती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद वाली रे है रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्शन से पहले वाली रे इंसिडेंट रे एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बनती है, काल्पनिक रेखा, मतलब वास्तव में होती नहीं है, इनफैक्ट नहीं होती है, लेकिन इसको हमने इमेजिन कर लिया समझने के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए। तो ये है इमेजिनरी लाइन, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये कौन सा है? नॉर्मल, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है जी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में अगेन एक एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम स्मॉल आई से डिनोट कर देते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लॉज समझिए आप। पहला लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे, पहला लॉ जो है ध्यान से देखना, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। मान लो ये लाइट रे अगर ऐसे आती ना तो ये हमेशा ऐसे ही जाती, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरीके से एक क्या बनता? नॉर्मल बनता। तो ये इंसिडेंट रे ऐसे आई तो ऐसे चली गई। अब बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल, तो ये एंगल ऑफ आई हमेशा एंगल ऑफ आर के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, मतलब आई इज इक्वल टू आर। अगर आई 0 डिग्री है तो आर भी क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अगर आई 30 डिग्री है तो आर भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। आई अगर 50 डिग्री है तो आर भी क्या होगा? 50 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ आई हमेशा एंगल ऑफ आर के बराबर होता है। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, वो प्लेन ये है। सेम प्लेन पर ये क्या करते हैं? लाई करते हैं। सेम प्लेन का मतलब ये हो गया, ये एक सेम प्लेन है ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या करते हैं? लाई करते हैं। एक ही पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पॉइंट तो ये हो गया, एक ही पॉइंट, प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं। सेम प्लेन पर क्या करते हैं? ये लाई करते हैं। ये वो सेम प्लेन है, ठीक है। तो ये दूसरा लॉ है। समझ आया? अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये हमेशा छोटा होता है परपेंडिकुलर के, यानी 90 डिग्री के। अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से हमेशा छोटा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप बोलोगे सर मान लो ये कोई सरफेस और यहाँ पर कोई लाइट की किरण इस तरीके से आ रही है, सीधी आ रही है, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री बनेगा? नहीं, यहाँ पर लाइट रे भाई ऐसे आ रही है ना, तो ऐसे ही वापस चली जाएगी। तो जब ऐसे आएगी तो ऐसे ही वापस चली जाएगी, मतलब यही इसका इंसिडेंस रे होगा, इंसिडेंट रे होगा, यही इसका रिफ्लेक्टेड रे होगा और यही इसका नॉर्मल होगा। तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ आई क्या होगा? 0 डिग्री होगा। एंगल ऑफ आर क्या होगा? 0 डिग्री होगा, ठीक है। अगर सीधी आ रही है तो भाई देखिए सिंपल सी बात है ना, अगर
इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जाएगी, इंसिडेंट रे अगर ऐसे आती तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाती, और इंसिडेंट रे अगर ऐसे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी ही जाएगी, सेम उसी पाथ में चली जाएगी जिस पाथ से आई थी। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर ये पढ़ लीजिए जो मैंने अभी समझाया आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई हमेशा आर के बराबर होगा। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन पर पड़ते हैं, तीनों सेम प्लेन पर लाई करते हैं। तो ये है आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हालांकि इससे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ से कभी कभी एमसीक्यू पूछा जाता है जी। ठीक है, एमसीक्यू पूछा जाता है कि जो रिफ्लेक्शन की जो घटना है ना, जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किस पर डिपेंड करता है? भाई सरफेस पे डिपेंड करता है ना। सरफेस, ये है आपकी सरफेस, ये सरफेस, यहाँ पर सरफेस कुछ इस तरीके से, यहाँ पर सरफेस प्लेन है एकदम। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस पे होता है और ये रफ सरफेस पे होता है। अच्छा, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन की जो आने वाली रेज होती है ये वाली, ये ऐसे आई और ऐसे चली गई, ये ऐसे आई और ऐसे चली गई। ठीक है ना, तो जो इंसिडेंट रेज आपको यहाँ पर दिख रही है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, देखिए। और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रेज होती हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल होती है और रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के पैरेलल होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस पर होता है। ठीक है, अच्छा, इरेगुलर सरफेस कब होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है? जब लाइट की रे किसी ना खुरदुरी सरफेस पर, मतलब किसी रफ सरफेस पर, मतलब किसी डल सरफेस पर होता है। ठीक है ना, ये है आपकी इरेगुलर। यहाँ पर देखिए आने वाली रेज ये है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पर जो आने वाली रेज है ना वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन जाने वाली जो रेज हैं, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, वो पैरेलल नहीं है। ये देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये पैरेलल थोड़ी है एक दूसरे के, ये ऐसी जा रही है, ये ऐसी जा रही है, ये ऐसी जा रही है, मतलब मल्टीपल डायरेक्शन से इनकी ये सेम डायरेक्शन में जाती है। देखिए इनकी डायरेक्शन सेम है, और यहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं रिफ्लेक्टेड रेज की वो मल्टीपल डायरेक्शन है, मतलब ऑल डायरेक्शंस, पूरी डायरेक्शन में घूमती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो मुख्य अंतर है, इनमें जो मेन डिफरेंस है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और साथ ही साथ जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में उल्टा हो रहा है, जो इंसिडेंट रेज हैं, मतलब ये वाली, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये पैरेलल नहीं हैं, ये मल्टीपल डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रही हैं, इसलिए इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोला जा रहा है। समझ आया? तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक समझना था। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है स्मूथ सरफेस पे होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो रफ सरफेस पे होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों किस पर डिपेंड करते हैं? सरफेस पर डिपेंड करते हैं, कि सरफेस अगर स्मूथ है तो रेगुलर होगा, रफ है तो इरेगुलर होगा। समझ आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होती है इसको हम समझते हैं, और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब मैं आपको रे डायग्राम्स पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड डेरिवेशंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वहाँ पर ये बेसिक टॉपिक आपका काम आएगा। तो इस टॉपिक पर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये जो बीच में एक लाइन आपको दिख रही है, ये एक प्लेन मिरर का डायग्राम है, रफ डायग्राम है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका प्लेन मिरर है, यहाँ से लाइट की रे गई इस तरीके से। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, जब लाइट की रे इस तरीके से सीधी आती है, ठीक है, तो वही इंसिडेंट रे होती है, वही रिफ्लेक्टेड रे होती है, वही नॉर्मल होता है, मतलब 0 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर वही आपका रिफ्लेक्टेड रे है, वही इंसिडेंट रे है, वही आपका नॉर्मल है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली लाइन जो आपको दिख रही है। अब दूसरी इस तरीके से आ रही है, इस तरह से आ रही है, और इस तरीके से जा रही है। ठीक है, और बीच में इमेजिनरी लाइन आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए आप इंसिडेंट रे I1 से डिनोट किया गया है और रिफ्लेक्टेड रे को R1 से डिनोट, मतलब वही इंसिडेंट रे है वही रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पर इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे ये है, ठीक है ना। उतनी ही डिग्री का एंगल बना करके वापस जाएगा, ठीक है। जितनी डिग्री का इंसिडेंट रे होगा उतनी ही डिग्री का रिफ्लेक्टेड रे होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर समझने की चीज़ क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये उसकी इमेज बन रही है। इमेज बन रही है मतलब उसकी परछाई बन रही है, ऐसा समझ लो। उसका क्या बन रहा है, ये बीच पे दर्पण है, मिरर है, और यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब उसका इमेज बन रहा है, और ये रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो प्लेन मिरर की जो खासियत होती है, जो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसका जो गुण होता है वो क्या होता है, जो जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होता है ना उतने ही साइज का यहाँ पर इमेज बनती है, उतने ही साइज की इमेज बनती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझ, जितनी हाइट में जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होती है उतनी हाइट किसकी होती है, इमेज की होती है। आप देख सकते हो सेम हाइट है दोनों की, ठीक है। सेम हाइट का आपका इमेज बनता है जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होता है। तीसरा, इनमें खास बात क्या है प्लेन मिरर में, कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की जो मिरर से दूरी होती है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी किसके बराबर होती है, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के बराबर होती है। मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट को u कहता हूं तो इमेज मेरा v है, तो u इज इक्वल टू v। u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना। मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट से मिरर तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। समझ आया? यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल इक्वल होगा किसके, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के। समझ आया? इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका नेचर पूछा जाता है आपको कि इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ द इमेज। कौन सी इमेज का नेचर पूछ रहा है, जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म हो रही है, बन रही है। तो यहाँ पर देखिए, पहला, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। दूसरा, सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने वही बताया आपको, u इज इक्वल टू v वाला कॉन्सेप्ट जस्ट अभी बताया, ठीक है। मतलब मिरर से और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिरर से और इमेज के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। तीसरा, जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल मतलब इट्स नॉट रियल, ये रियल नहीं होगी। वर्चुअल मतलब एक तरह से समझ लो नकली इमेज बनेगी। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो शीशे के अंदर जो आपका भाई दिख रहा है, ठीक है, मतलब आपका जो इमेज बन रहा है वो क्या है, वर्चुअल है, नकली है, आप रियल हो, ठीक है ना। तो वर्चुअल इमेज बनती है। इमेज कैसे बनती है, इरेक्ट बनती है। इरेक्ट बनती है मतलब सीधी बनती है, ठीक है, सीधी बनती है। देखो, सीधी बनती है मतलब जैसे नाक के सामने आपका नाक आएगा, लिप्स के सामने आपकी लिप्स आएगी, चेहरे के सामने आपका चेहरा आएगा, ठीक है, हाथ के सामने आपके हाथ आएंगे, पैर के सामने आपके पैर आएंगे। इस तरीके से इरेक्ट बनती है, ये नेचर है इमेज का, ठीक है। अगला, लिटरली इन्वर्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब हो गया कि मान लो आपने मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने, आपके घरों में जो मिरर यूज होता है वो बेसिकली प्लेन मिरर होता है, ठीक है। मान लो आपने इस तरीके से बी लिखा, बी, तो मिरर में ये बी कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से दिखेगा। समझ आया? ये अब इसका मैं एग्जांपल ये बता देता हूँ आपको। ये है आपका लिटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन ये होता है, ठीक है ना। लिटरली इन्वर्टेड का रियल एग्जांपल ये है। देखिए, जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, तो जब आप अपना राइट हैंड उठाते हो तो शीशे के अंदर जो आपकी इमेज बन रही है उसमें ऐसा अपीयर होता है कि आपका लेफ्ट हैंड उठ रहा है, ठीक है ना। और जब आपका लेफ्ट हैंड उठेगा तो उसका कौन सा हाथ उठेगा, राइट हैंड उठेगा। हालांकि उसका वही हाथ उठ रहा है जो आपका उठ रहा है, लेकिन वहाँ पर दिखता कैसे है, लेफ्ट का राइट दिखता है और राइट का लेफ्ट दिखता है। इसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कभी कभी डेफिनेशन पूछा जाता है लैटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, जब ऑब्जेक्ट को मिरर के फ्रंट में प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, तो द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर एज लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है वो उसका लेफ्ट साइड दिखता है ऑफ द इमेज एंड वाई वर्सा, ठीक है, ठीक उस उल्टा। दिस चेंज ऑफ साइड मतलब ऑब्जेक्ट के साइड में जो ये चेंज आ रहा है, लेफ्ट साइड राइट दिख रही है और राइट साइड का लेफ्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। तो इसकी जो रेज डायग्राम है और अदर जो न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशंस हैं, मिरर्स हैं, लेंस हैं, मिरर फार्मूला है, लेंस फार्मूलाज हैं, ये सारे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। और कोई डाउट अगर आपकी है, कोई क्वेरी अगर आपकी है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।